ضربوا المجمع ضربوا पिछले हफ्ते जब हम इजराइल वर्सेस लेबनान एपिसोड 1 बना रहे थे तब हिजबुल्लाह फाइटर्स के पेजर्स फट रहे थे और दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़े हुए थे। आज जिस आने वाले युद्ध की हम बात कर रहे थे वो हकीकत में तब्दील हो चुकी है। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उसी के एक हफ्ते के अंदर अंदर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया। आईडीएफ ने आज एक मैसेज में साफ कर दिया कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ रहे नसरल्लाह को उन्होंने एयर स्ट्राइक में मार गिराया। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस खबर का कॉन्फर्मेशन अब आ चुका है, लेकिन इजराइल ने इस खबर को सच करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत की। इसी हफ्ते लेबनान पर 1500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 700 से ज्यादा लोगों की जानें गई, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। इजराइल के मुताबिक यह एयर स्ट्राइक जरूरी थी क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करना था जो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। हिट किए गए टारगेट्स में से एक पर्टिकुलर टारगेट बेरूट में स्थित था हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का टारगेट खुद हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह थे। कहा जाता है कि एडवांस्ड यूएस सप्लाइड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया इस नतीजे को अंजाम देने के लिए, जिसमें हिजबुल्लाह के लीडर को मार गिराया। यह खबर अब ऑब्वियसली हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन सवाल यह है कि 3 दशक से ज्यादा हिजबुल्लाह के सरताज रहने वाले नसरल्लाह को जब मार गिराया तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या लेबनान की स्थिति अब सुधर जाएगी? क्या अटैक्स इजराइल की तरफ से कम हो जाएंगे? क्या वॉर में डी एस्केलेशन हो जाएगा? अब देखिए, नसरल्लाह ही नहीं, बीते हफ्ते बमबारी में हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ का मरना एक सबसे बड़ा गेम चेंजर आप कह सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को ईरान खुद सपोर्ट कर रहा है। हर किसी की नजर ऑब्वियसली अब ईरान पे रहेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान के चीफ का काफी करीबी दोस्त भी माना जाता है। वैसे इसी साल जुलाई के महीने में हमास चीफ इस्माइल हनिया को भी ईरान में किसी ने मार गिराया। इसराइल ने अभी तक हनिया के डेथ में अपने रोल को ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है, लेकिन ईरान ने उस वक्त भी साफ शब्दों में कहा था कि इसराइल से हनिया की मौत का बदला जरूर वो लेगी। ये एक रेड लाइन है जो इसराइल ने क्रॉस किया है। उस वक्त यूएस ने बैक चैनल टॉक्स के थ्रू ईरान को समझा बुझाकर थोड़ा शांत कर दिया था, लेकिन अब हनिया के बाद नसरल्लाह की मौत को भी क्या ईरान ऐसे ही बर्दाश्त कर लेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं यह मानना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में कॉम्प्लिकेशंस अभी बढ़ सकती हैं। ईरान ने ऑलरेडी मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने ऑलरेडी उनके अध्यक्षता में सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है उनके देश में, और सिचुएशन को जायजा लिया जा रहा है कि कैसे अब इसका रिस्पॉन्स दिया जाए। यह सब देखकर तो लगता है कि ईरान अब इजराइल से इस नुकसान की भरपाई करेगा और उसकी प्लानिंग अब उसने शुरू कर दी है। अब वो लोग इजराइल के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर चूज करते हैं, ग्राउंड इन्वेशन चूज करते हैं, या कोई प्रॉक्सी वॉर को और इंटेंसिफाई करने का डिसीजन लेते हैं, यह हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज देशभक्त के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं बीते हफ्ते ऐसा क्या हुआ है मिडिल ईस्ट में कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। कैसे बात यहां तक पहुंच गई कि एक ऑल आउट रीजनल वॉर की अब नौबत आ चुकी है? क्यों आखिर इजराइल एक के बाद एक हिजबुल्लाह लीडर को मारने में सफल भी हो रहा है और हिजबुल्लाह कुछ कर भी नहीं पा रहा है? क्या हिजबुल्लाह चीफ के मौत के बाद ग्रुप कमजोर पड़ जाएगी, उनका आक्रमण धीरे हो जाएगा? क्या है इजराइल और लेबनान के टकरार की वजह? इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या गाजा के बाद अब इजराइल लेबनान का भी वही हाल करेगी? और क्या दुनिया इजराइल को ऐसा करने देगी? क्या रिएक्शन रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पूरे मामले पे? क्या इस बार भी वो चुपचाप देखते रहेगी जब इनोसेंट्स भी मारे जाएंगे, या फिर एस्केलेशन अब रीजनल वॉर के तरफ तब्दील हो रही है? ये सब डिटेल में समझेंगे आज के एपिसोड में। इजराइल के इन्वॉल्वमेंट से पहले थोड़ा तो हिस्ट्री समझना पड़ेगा, और इसीलिए शुरू करते हैं इजराइल और लेबनान की कहानी से। इजराइल और लेबनान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 75 साल पहले शुरुआत हुई थी उसकी, 1948 में, तब से चला आ रहा है। जैसे ही इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, लेबनान और बाकी अरब देश साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग में 7 लाख
पैलेस्टीनियंस अपना घर उन्हें छोड़ना पड़ता है, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं अपना घर छोड़ने के लिए, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग लेबनान में शरण लेते हैं। इन रेफ्यूजीज के आने से लेबनान का ऑलरेडी टेंस सोशल और कम्युनल एनवायरनमेंट और बिगड़ जाता है। यहां क्रिश्चियंस हैं, शिया मुस्लिम्स हैं और अब पैलेस्टीनियन सुन्नी मुस्लिम भी, इनके बीच में अब पावर और रिप्रेजेंटेशन को लेकर स्ट्रगल चलने लगती है। बात बढ़ते बढ़ते सिविल वॉर तक पहुंच जाती है, जो कि 1975 से लेकर 1990 तक चलती है। करीबन 15 साल का सोचिए सिविल वॉर। तो देश का हाल क्या होगा समझ लीजिए। डेमोग्राफी, पावर और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ यह सिविल वॉर पर्टिकुलरली इसलिए भी छिड़ी क्योंकि लेबनान के अंदर डोमेस्टिक डिसएग्रीमेंट थी इस बात पर कि पैलेस्टीनियन मिलिशिया को इजराइल पर अटैक लॉन्च करने दिया जाए या नहीं। पैलेस्टीनियंस ने लेबनान में तब तक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संगठन बना के रखी थी, जो कि बार बार इजराइल पर अटैक लॉन्च कर रही थी। 1978 में इजराइल ने ऑपरेशन लिटानी के तहत सदर्न लेबनान को इन्वेड किया। यह ऑपरेशन पीएलओ गुरिल्ला मिलिशिया के इजराइल में एक बस अटैक के बदले लॉन्च किया गया था। उस अटैक में बाय द वे 35 इजरायलियों की मौत हुई थी। फिर 1982 में इजराइल का लेबनान पर दूसरा इन्वेजन होता है, जब इजराइल ने लेबनान के साउथ में पूरी तरीके से साउथ को ऑक्यूपाई कर लिया। पीएलओ फाइटर्स को बेरूट से बाहर भी फेंक दिया। इन्हीं टेंशंस के बीच में जन्म होता है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने 1985 में अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें इजराइल के खात्मा का, इजराइल के डिस्ट्रक्शन का कॉल लिया गया। ईरान बैक्ड ये ग्रुप तब से अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इंफ्लुएंस को लगातार बढ़ाती आई है। आज जैसा नसरुल्लाह के साथ हुआ है, वैसा ही 1992 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के उस वक्त के चीफ सैयद अब्बास मुसावी के साथ किया। उनको एक मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया। मुसावी की मौत के बाद से ही हिजबुल्लाह को लीड कर रहे हैं हसन नसरल्लाह। और यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक कोई नॉर्मल लीडर नहीं है। सोचिए 3 दशक से लीडर रह चुके हैं और अपनी लीडरशिप के दौरान इन्होंने हिजबुल्लाह को एक मिलिट्री ग्रुप से, एक मिलिटेंट ग्रुप से कई ज्यादा बड़ा बना दिया एक फोर्स। आप सोचिए ईयर 2000 की बात है, सन 2000 की बात है। 22 साल लंबे और डेडली स्ट्रगल के बाद इजराइल ने फाइनली सदर्न लेबनान से अपना ऑक्यूपेशन हटा लिया। अब माने ना माने, लेकिन इसका क्रेडिट हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को दिया जाता है। इन्होंने इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने इजराइल को हरा दिया, जबकि कोई डिसाइसिव जीत किसी की नहीं हुई थी। 2006 में नसरल्लाह के लीडरशिप में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 1 महीने की जंग छिड़ जाती है। अगेन, किसी की जीत किसी की हार नहीं होती है, लेकिन इससे नसरल्लाह को एक ताकतवर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का एक दर्जा मिल जाता है। इसके बाद फिर से सीरिया के सिविल वॉर में बशर अल असद के साथ इन्होंने फाइटिंग करने का डिसीजन लिया, माने असद का साथ देने का डिसीजन लिया। हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह चीफ के लिए यह काफी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन साबित होता है। इस जंग ने हिजबुल्लाह के फाइटर्स को एक मच नीडेड, आप कह लीजिए, ट्रेनिंग तो दी। वहीं इस एक्शन की वजह से अरब दुनिया में उनका जो हिजबुल्लाह का और उनके चीफ की जो एक स्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, खासकर सुन्नी मुसलमानों के बीच में। 2006 के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। उसको कहते हैं मोइंग द ग्रास। ये बात समझ में आ गई सालों की स्ट्रगल के बाद कि इजराइल ये समझ गया था कि भैया ओवरऑल हिजबुल्लाह को जंग में हराना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत स्कैटर्ड हैं और कोई सेंट्रल कमांड लीडरशिप तो थी नहीं। इसीलिए मोइंग द ग्रास स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल ने डिसाइड किया कि वो हिजबुल्लाह को बार बार वीकन करता रहेगा जब भी मौका मिलेगा, ताकि यह ग्रुप इजराइल के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट ना बन सके। कहानी में फाइनल ट्विस्ट तब आता है जब 7 अक्टूबर पिछले साल गाजा से हमास ने इजराइल पर एक डेडली धावा लॉन्च किया। इस अटैक में 1000 से ज्यादा इजरायली मारे जाते हैं, 250 लोगों से ज्यादा हॉस्टेज, बंदी बना दिए जाते हैं। इसी के साथ शुरू होता है इजराइल हमास वॉर, जिसमें अभी तक गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर इनोसेंट्स हैं और हजारों बच्चे भी हैं। गाजा इन्वेजन के साथ ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के नॉर्दर्न रीजन्स पर रेगुलर रॉकेट अटैक शुरू कर दिए। इन अटैक्स की वजह से इजराइल के बॉर्डर एरियाज में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स एरिया में 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो आज तक अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। हिजबुल्लाह कहता है कि वो ये अटैक्स तब तक जारी रखेगा, तब तक नहीं रोकेगा, जब तक इजराइल आर्मी गाजा से पूरी तरीके से अपने आप को विड्रॉ नहीं कर लेती है। नॉर्दर्न इजराइल में जो रेगुलर अटैक्स से तंग होकर इजराइल ने एक एक करके हिजबुल्लाह के कमांडर्स को फिर मार गिराना शुरू किया। इन सब के बीच में
पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ने एक मैसिव और सोफिस्टिकेटेड अटैक को अंजाम दिया। इस अटैक के बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको डिटेल में बताया था कि यह पेजर और वॉकी टॉकी अटैक कैसे हो गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए, 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा थे। अब हमने आपको बताया कि कैसे इतना बड़ा अटैक लगभग हमेशा ही एक आने वाले ऑल आउट वॉर का कर्टन रेजर होता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी लेबनान इन डिवाइस एक्सप्लोजन्स के से उभर भी नहीं पाई जब उसने पाया कि इजराइल ने देश भर में एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। अभी तक 1500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट हो चुकी हैं, जिसमें अभी तक 50 से भी ज्यादा बच्चे, 100 से भी ज्यादा औरतें मारी गई हैं। ओवरऑल डेथ टोल 1000 के आसपास हो चुका है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अपने रॉकेट अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दिया, लेकिन इस अटैक से इजराइल में लगभग ना के बराबर डैमेज हुआ है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ अगर आप लॉस ऑफ लाइव्स देखें। इजराइल ने अक्सर कहा है कि हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स कॉमन सिविलियंस के घरों में छुपा के रखता है, और इजराइल का हक बनता है कि इन घरों पर वो अटैक करे। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह अपने घरों में मिसाइल और बॉम्ब छुपाने के लिए अपने लोगों को बाकायदा मंथली पगार पैसे भी देता है। कुल मिला के इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट करने के लिए सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये ह्यूमन शील्ड वाली स्क्रिप्ट तो हमने पहले भी कहीं सुनी है ना। इजराइल ने गाजा में भी एग्जैक्टली यही क्लेम किया था कि हमास वहां के आम लोगों को ह्यूमन शील्ड्स बना के रख रहा है, इसलिए शायद आम लोगों का मरना इज ओके। लेकिन यह कह के उन्होंने गाजा में हजारों सिविलियंस की डेथ को जस्टिफाई तो कर दिया, लेकिन अब लेबनान में भी क्या गाजा वाली फॉर्मूला अप्लाई की जाएगी? क्योंकि हिजबुल्लाह 1% ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक जैसे हमास। तो आप लोगों को मारते रहिए, लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त नहीं होगी। अभी तक तो कहानी इसी तरफ इशारा करती है कि पहले मैसिव एयर स्ट्राइक करो, फिर सोल्जर्स को बॉर्डर पर खड़ा कर दो, किसी भी वक्त इन्वेजन के लिए उनको प्रिपेयर रखो, सिविलियंस को धमकी दो, घर खाली करने को बोलो। ये सब डिट्टो हम गाजा इन्वेजन से पहले देख चुके हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेबनान पर भी ग्राउंड इन्वेजन कभी भी हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? आज से 1 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। इजरायली ट्रूप्स गाजा से बाहर अभी तक नहीं आ पाई हैं, उनका ऑपरेशन अभी तक वहां चल रहा है। हमास चीफ को तो आपने मार गिराया, लेकिन इजराइल का कहीं ना कहीं तो यह मानना पड़ेगा उनको भी कि हमास के फाइटर्स आईडीएफ को अभी भी कड़ा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह में बहुत ज्यादा अंतर भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जो हमने हमास के साथ किया है वही हम हिजबुल्लाह के साथ करेंगे। अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो हिजबुल्लाह हमास से कई ज्यादा एडवांस्ड है, पावरफुल है। हिजबुल्लाह के पास 25 से 50 हजार ट्रेंड फाइटर्स हैं जो सीरिया के सिविल वॉर तक में लड़ चुके हैं, इसीलिए बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है। तो अगर इजराइल लेबनान के अंदर घुसती है तो उनकी कैजुअलिटी, उनके सोल्जर्स की कैजुअलिटी बढ़ती है। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 से ज्यादा रॉकेट्स हैं, इंक्लूडिंग अनगाइडेड एंड एडवांस्ड प्रिसिशन गाइडिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स आल्सो। हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी हैं जो इजराइल में कहीं भी अटैक कर सकती हैं। इसीलिए इजराइल के लिए हिजबुल्लाह हमास के कंपैरिजन में काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी हो सकता है। हिजबुल्लाह के पास वेल कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड बंकर्स और डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जो सदर्न लेबनान में काफी एक्टिव हैं। इन्हें ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह का ईरान से डायरेक्ट लिंक है, इस पर भी कोई सीक्रेट नहीं है। ईरान हिजबुल्लाह को हर साल $700 मिलियन तक की फंडिंग देता है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब को अगर आप माइंड में रखें तो हिजबुल्लाह दुनिया का नंबर 1 नॉन स्टेट एक्टर वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की सारी पावर सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये लेबनान में एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी भी है। 2018 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में तो हिजबुल्लाह और उनके एलाइज ने मेजॉरिटी भी जीती थी, पर 2022 में ये मेजॉरिटी उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन लेबनान में कोalition बेस्ड पॉलिटिक्स का सिस्टम है, तो ये ग्रुप आज भी एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर भी एक एम्फसाइज करती है, उनका एक कमांड है लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी। अब हिजबुल्लाह का इंफ्लुएंस सबसे ज्यादा लेबनान के सदर्न पार्ट्स में है। बेरूट के कुछ सबर्ब्स और जैसे कि बेका वैली में, इन रीजन्स में उन्होंने एक स्टेट विद इन द स्टेट टाइप कंट्रोल बना के रखा है। हिजबुल्लाह इन रीजन्स में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो लेबनान के नेशनल गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से भी यह कोर ग्रुप का स्ट्रेंथ कुछ समय के लिए तो कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या है?
गाजा और लेबनान के इंटरनेशनल स्टेटस में भी ना बहुत ज्यादा फर्क है, तो इतना आसान नहीं होगा एक ग्राउंड इन्वेजन करना या फिर कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक करना। गाजा एक इनकोहेरेंट, एक एम्बिगुअस पैलेस्टाइन स्टेट का एक हिस्सा है, जिसमें ना तो यूनिफाइड सरकार है, ना तो इंटरनेशनल रिकग्निशन है, ना तो एक गवर्नमेंट है, ना कि एक स्टैंडिंग आर्मी है, ना ही फॉरेन रिलेशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लेबनान की तरफ देखें तो एक फुल फ्लेजेड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टेट है, अपनी खुद की पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेड नेटवर्क्स हैं। लेबनान की सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकग्नाइज्ड है, उनकी एक स्टैंडिंग है, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर फ्रांस की उनको बैकिंग है। ये सब कुछ लेबनान के खिलाफ एक ग्राउंड इन्वेजन को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल बना देता है इजराइल के लिए। वहीं बाकी कंट्रीज ने भी इस जंग में लेबनान के साथ आने के चांसेस को ज्यादा बताया है। तो ये एक रीजनल वॉर भी बन सकता है अगर आप लेबनान पर ओपन एक ग्राउंड इन्वेजन कर दो। इस सब को देखते हुए यूएस, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन समेत 12 देशों ने पहले से ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक टेम्पररी सीज फायर का डिमांड किया है। 12 कंपनीज ने इस ब्लॉक ने प्रपोज किया है कम से कम 21 दिनों के लिए ये लड़ाई आप रोके, ताकि डिप्लोमेसी को कम से कम एक अवसर मिले, एक स्पेस मिले। इस जॉइंट स्टेटमेंट में एक रीजनल वॉर के रिस्क को अनएक्सेप्टेबल कहा गया है और सिविलियंस की सेफ्टी के लिए एक डिमांड रखी गई है। जहां एक तरफ इस जॉइंट स्टेटमेंट से दुनिया के जो देश हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं, उनका मूड साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू को साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि भाई देखो अब ज्यादा हो रहा है, अब एक और हम जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट के एंड तक देखिए कि नेतन्याहू पर कोई खास इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस स्टेटमेंट के आने के अगले दिन ही नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में चल रहे यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इजराइल अभी हिजबुल्लाह पर अटैक करता रहेगा जब तक उनके गोल्स अचीव नहीं होते हैं। And will continue degrading Hezbollah until all our objectives are made. इस स्पीच से कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिका में बैठे बैठे ही नेतन्याहू ने बेरूट पर ये एयर स्ट्राइक्स अप्रूव कर दिए, जिस एयर स्ट्राइक में बाय द वे नसरल्लाह के मारे जाने की खबर आती है। ऐसा करके नेतन्याहू ने अपना इंटेंट दुनिया के सामने साफ रख दिया है कि भाई देखो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे सही लगता है, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखो। कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इजराइल भी इस वक्त यूएस के एक्शंस को ज्यादा और वर्ड्स को कम सीरियसली ले रहा है। समझाता हूं कैसे। एक तरफ यूएस और बहुत सारे और देश कह रहे हैं कि देखिए एक और आप जंग नहीं कर सकते हो, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम आपसे बहुत खफा हैं, हम आपसे बहुत गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ इन बिगड़े हालात को देखते हुए इजराइल के लिए यूएस $8.7 बिलियन का एक और डिफेंस पैकेज अप्रूव कर रहा है। ऑन पेपर ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स के लिए है, जैसे आयरन डोम या डेविड स्लिंग, लेकिन ज्यादा इसको रोबस्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है ये पैकेज है। लेकिन अमेरिका का ये जो मदद है ये डिफेंस के लिए होगा, ऑफेंस के लिए होगा, बॉम्ब गिराने के लिए होगा, लेबनान के लिए होगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को साफ दिख रहा है। याद रखिए पिछले साल अक्टूबर 7 से लेकर अभी तक अमेरिका ने इजराइल को सेल्फ डिफेंस के लिए $6.5 बिलियन का एड ऑलरेडी देकर रखा है। इस सपोर्ट के दम पर आज 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं गाजा में, जिसके बाद अब आता है एक और बोनांजा, $8 बिलियन का यह गिफ्ट आ रहा है। देखते हैं कितने सिविलियंस को सेल्फ डिफेंस में अब मारा जाएगा इस फ्री पास के बाद। तो नेतन्याहू ऑब्वियसली इस वेपन्स पैकेज को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, ना कि अमेरिका के शब्दों को। इनफैक्ट सीज फायर वाले जॉइंट स्टेटमेंट के कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने सोल्जर्स को फुल फोर्स के साथ ऑपरेशंस जारी रखने का ऑर्डर भी देते हैं। और अब नसरल्लाह के मौत के बाद तो सीज फायर कम और रीजनल वॉर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो एंड में सवाल उठता है, भाई एंड गेम क्या है? इजराइल आखिर चाहती कब है? फुल स्टॉप कब लगाएगी? भाई देखो, अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि वो नॉर्दर्न इजराइल में डिस्प्ले 70,000 इजरायली को उनके घर वापस पहुंचा के ही शांत रहेंगे। तब तक ये अटैक चलता रहेगा, हिजबुल्लाह पर ऑपरेशन चलता रहेगा। पर क्या एयर स्ट्राइक या पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन से भी आप हिजबुल्लाह के ऊपर पूरी तरीके से जीत हासिल कर सकते हो? अगर एक शब्द में कहें तो नहीं। हिजबुल्लाह आज 2006 के मुकाबले कई ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। जब इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह को तब नहीं हरा पाए, तो अब किस लॉजिक से हरा पाएंगे, यह समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए,
लेबनान सीरिया के साथ एक लंबा सा बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी मदद से ईरान हिजबुल्लाह को आसानी से वेपन्स और फाइटर्स रीसप्लाई कर सकता है। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी एक एक्टिव टनल नेटवर्क बना के रखा है, जो इजरायली फोर्सेस के लिए ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना इतना आसान भी नहीं होगा। हां, अभी तक एक अपर हैंड इजराइल के पास जरूर है। इजराइल ने भी पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकीज भी डिस्ट्रॉय कर दिए, कम्युनिकेशन बुरी तरीके से इफेक्ट कर दिया। वहां उनके हजारों ऑपरेटिव्स को भी अटैक से क्षतिग्रस्त कर दिया, इंजर कर दिया। तो इससे हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर में अभी तो मुश्किलें आई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इन्हें जल्द ही ओवरकम करने की काबिलियत भी रखता है। हिस्ट्री हमें यह बात दिखाती है। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे कम्युनिकेशंस फिर से एस्टैब्लिश हो जाएंगी। रही बात घायल और मारे गए कमांडर्स या खुद हिजबुल्लाह के चीफ की, तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। हिजबुल्लाह के फाइटर्स को छोटी छोटी यूनिट्स में बांटकर डायरेक्ट ऑर्डर्स के बिना ऑपरेशंस करना सिखाया गया है। 2006 के वॉर में भी ऐसा ही किया गया था। इन गुरिल्ला फाइटर्स को बिना कम्युनिकेशन, बिना इंस्ट्रक्शंस, इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए ट्रेन किया गया था, और ऐसा ही उन्होंने किया। ऐसे झगड़ों में, ऐसे वॉर्स में सिर्फ हथियार और पैसे से आप जंग नहीं जीत सकते हो। यह बात अमेरिका ने वियतनाम और अफगानिस्तान में भी समझा था। क्या इजराइल को यह बात अब समझना पड़ेगा लेबनान में? रिपोर्ट्स की माने तो नसरल्लाह का भी रिप्लेसमेंट हिजबुल्लाह ने पिछले कई दशकों से तैयार रखा है। वैसे तो हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स अपने लीडर्स का चुनाव बहुत सीक्रेटिव रखते हैं, लेकिन अभी तक हाशिम सैफी अल दीन को एक टॉप कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। सैफी अल दीन जो नसरल्लाह के कजन हैं, 1994 से लीडरशिप के लिए ग्रूम किए गए हैं। सैफी अल दीन अपने अपीयरेंस में, अपने मैनरिज्म्स में भी नसरल्लाह से काफी मिलते जुलते हैं, यह कहा जाता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार। पिछले 30 सालों से सैफी अल दीन हिजबुल्लाह में एक की प्लेयर रह चुके हैं। डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंशियल अफेयर्स मैनेज करते आए हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नसरल्लाह खुद लेते थे। उनकी पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उनके लीडरशिप में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर ऑलरेडी वो रह चुके हैं, तो शायद ट्रांजिशन ऑफ पावर उतनी मुश्किल नहीं होगी। तो नसरल्लाह का भी रिप्लेसमेंट तैयार है। वैसे जैसे हमास के केस में भी हनिया का रिप्लेसमेंट याह्या सिनवार पहले से ही रेडी था। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अब बात साफ है कि सिर्फ टॉप कमांडर्स को मार के एक ग्रुप सरेंडर नहीं करेगा। वो डिजाइन ही उनका इस तरीके से बनाया गया है। अब इजराइल के पास एक ऑल आउट ग्राउंड इन्वेजन का आखिरी ऑप्शन है। अगर इजराइल ग्राउंड अटैक नहीं करता है तो नॉर्दर्न रीजन में जो रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं इजराइल अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है तो एक और लंबे और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकता है, जो जीत पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। उसे भी मालूम है दोनों तरफ से जाने जाएंगी। अब यह क्लियर हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पास इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का कोई क्लियर सोल्यूशन तो है नहीं। तो अभी बस हमें यह पता है कि 73% इजरायलीज वॉर ऑन लेबनान के तरफ उसको रुझान है, उनका सपोर्ट है कि लेबनान की तरफ एक्सपेंशन हो। लेटेस्ट पोल्स में नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी का सपोर्ट वो रीगेन कर रहे हैं। नेशनल सर्वेज में टॉप पर जा रहे हैं सपोर्ट में। इसी महीने के शुरुआत में नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी काफी कम थी। ज्यादातर इजरायलीज उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस नए वॉर के स्टार्ट होने से जनता का मूड भी फिर से स्विंग हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि यह नया वॉर नेतन्याहू को और एक नया पॉलिटिकल बूस्ट भी दे रहा है। लेकिन एक नए जंग से मिल रहे इस पॉलिटिकल माइलेज के साथ साथ नेतन्याहू को बिल्कुल यह बात भी याद रखनी होगी कि वॉर को स्टार्ट करना आसान है, खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल। इजराइल खुद अभी 1 साल से गाजा से बाहर नहीं निकल पाया है, और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लेबनान तो गाजा से भी ज्यादा चैलेंजिंग साबित होगा, तो इजराइल यहां खुद को, अपने आप को डेफिनेटली और भी ज्यादा फंसा पाएगा। साथ ही साथ अब नसरल्लाह के मारे जाने से सिचुएशन और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। ईरान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आ सकता है। क्या ईरान अपने क्लोज फ्रेंड, अपने मित्र की मौत चुपचाप देखता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा? शायद नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है। इरानियन लीडर्स ने पहले ही दिखा दिया है, बोल दिया है कि इजराइल ने एक एक करके कई रेड लाइंस क्रॉस किए हैं। इट्स ओनली अबाउट टाइम कि भैया ईरान अब तंग होकर बोले बस अब और नहीं। अब इजराइल के एक्शन का जवाब भी हम ओपनली देंगे। अगर ईरान ने यह डिसीजन लिया, भले भांति जानते हुए कि उनके लोग भी मारे जाएंगे, जानते हुए कि एक रीजनल वॉर बन जाएगा,
लेकिन अगर ईरान ने अब यह फैसला लिया तो उसके बाद क्या होगा, इसका विश्लेषण शायद किसी के पास नहीं है। ये अगर वॉर ज्यादा बढ़ जाता है, रीजनल बन जाता है, तो कितने लोग मरेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आशा बस ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कम से कम अब ये कॉन्फ्लिक्ट को, इस वॉर को अब खत्म करे, जिससे और ज्यादा बच्चे और इनोसेंट ना मारे जाए।